हेलो स्टूडेंट, चौड़ा सा लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्न बैंक एमपी बोर्ड 2021-22। हमने लगातार आप लोगों को सामाजिक विज्ञान तथा 9वीं से 12वीं तक अनेक विषयों के अलग अलग वीडियो आप लोगों तक पहुंचाए हैं। इस बार हम मैथ्स का वीडियो लेके आए हैं और मैथ्स का वीडियो आप लोगों को पता होना चाहिए बोर्ड के बिना संभव नहीं है, इसलिए सीधा मैं आपको फेस कैम कर रहा हूं कि यहां से हम शुरुआत करते हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्या की, और जिसमें जो प्रश्न पूछे जाने हैं, बाकी ऑब्जेक्टिव हमने पहले वीडियो में दे चुके हैं, तो मैं 5वें प्रश्न से ले रहा हूं प्रश्न बैंक के। पहला प्रश्न है, आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। अगर बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो बिल्कुल आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे चौड़ा सा लेक्चर यूट्यूब चैनल से। और आइए शुरुआत करते हैं कक्षा 10वीं के गणित की। तो सवाल दे रखा है 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। 135 और 225 का HCF किसकी मदद से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है A बराबर BQ प्लस R। तो हम उसकी मदद से करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इनकी संख्याओं को, 135 व 225। 225 बड़ा है 135 से, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से और यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है A बराबर BQ धन R, जहां R बड़ा या बराबर है 0 से और B से क्या है? छोटा है। तब इसके अंदर हम क्या करेंगे? 225 को 135 से भाग लगा लेंगे रफ में। 225 को 135 से भाग लगाते हैं। 135 एकम 135, बचेगा 90। अब यहां से मैं आपको बताता हूं A क्या है, B क्या है, Q क्या है, क्या R का है, क्या है। तो ये जो बीच में होता है, जो आपका भाज्य होता है वो A, भाजक जो होता है वो B, भागफल जो होता है वो Q, और जो शेषफल होता है वो R। चूंकि यहां पे शेषफल जो R है वो बराबर नहीं है 0 के, तो हम लिख लेते हैं। कुछ टीचर यहां से शुरू कर देते हैं, अगला भाग मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूं, मैं इन दोनों का भाग अगला अलग से लूंगा। 135 का 90 से, 90 एकम 90, बच्चे हमारे 45। यहां पे हम लिख देंगे 135 बराबर 90 गुणित 1 धन 45। अभी भी R बराबर नहीं है 0 के, तब 90 को 45 से भाग देंगे। 45 दूना 90। अब शेषफल कुछ भी नहीं बचा, तो आपका हो जाएगा 90 बराबर 45 गुणित 2 धन 0, R बराबर 0। और जैसे ही शेषफल 0 आता है, जो आपका भाजक होता है वो आपका आंसर हो जाता है। भाज्य नहीं, भाजक याद रखना। तो आपका शेषफल कितना हो गया? शेषफल हो गया हमारा 0, भाजक हो गया हमारा 45। तो HCF भी कितना होगा? 45 होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बहुत इजी ट्रिक है, सबसे इजी ट्रिक है। अलग अलग भागफल निकाल लीजिए। अगर एक ही में हम करते हैं तो थोड़ा सा समय कम लगता है, पर उसमें क्या होता है कि खिचड़ी बन जाती है एक ही बार में, इसलिए भागफल हर स्टेप का अलग अलग कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और आगे अगले सवाल देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है 867 और 255 का HCF ज्ञात करना। सेम मेथड, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हम लिखते हैं 867 व 255। 867 बड़ा है 255 से, तब हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है? A बराबर BQ धन R, जहां R बड़ा या बराबर है 0 से और B से क्या है? छोटा है। तब वही भाग लगाना है, यहां पे भी भाग लगा के देखते हैं। 867 का 255 से भाग लगाते हैं, 3 बार में जाएगा, 5 3 15,
एक आएगा 5 या 15 116, फिर एक आएगा 3 दूना 6 और 1 7, आपका 102 शेषफल बच जाएगा। 102 शेषफल बचेगा तो हम लिखेंगे 867 बराबर 255 गुणित 3 धन 102। अभी r बराबर नहीं है 0 के, तो हम 255 में भाग लगा के देखेंगे 102 का। 102 दूनी 204 बचेगा आपका 51। अभी भी शेषफल 0 नहीं है, स्टेप लिखते हैं 255 बराबर 102 गुणित 2 धन 51। r बराबर नहीं है 0 के, फिर हम पुनः भाग लगाते हैं 51 दूना 102, तो आपका होता है 102 बराबर 51 गुणित 2 धन 0। r बराबर है 0 के, शेषफल 0 है, और शेषफल 0 है तो भाजक क्या होगा? भाजक हो जाएगा आपका इसका 51, और HCF भी कितना हो जाएगा इसका 51। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 51, 51 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। अगला सवाल दिया हुआ है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जाएगी? तो देखिए 420 और 130 उन्होंने दे रखा है, तो हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 420 व 130 दो मान है हमारे पास। हम लिख लेते हैं 420 बड़ा है 130 से, और वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है a बराबर बी क्यू धन r, जहां r बड़ा या बराबर है 0 से और b से छोटा है। तब 420 को 130 से भाग लगाएंगे, तो 420 डिवाइडेड बाय 130, 33 390, शेषफल बचेगा आपका 30। फिर 130 को भाग लगाएंगे 30 से, 3 चौक 12, 120 बचेगा 10। फिर लगाएंगे 30 को 10 से, 10 दिया 30। तो आपका तीनों भाग मैंने एक साथ निकाल के रख लिए हैं। सबसे पहले हमने इस भाग को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 130 गुणित 3 धन 30, r बराबर नहीं है 0 के। जब r 0 नहीं आया तो हमने पुनः भाग लगा के देखा, 130 बराबर 30 गुणित 30 गुणित 4 धन 10, अभी भी r बराबर नहीं है 0 के। फिर हमने अगर वापस से उसको भाग लगाया, 30 को 10 से भाग लगाया, 3 बार में गया, अब की बार शेषफल हो गया 0, और जैसे ही शेषफल 0 आया तो हम भाजक मान लेते हैं इसका 10, HCF हो जाएगा 10। तो बर्फियों की ढेरियों की संख्या कितनी होगी? 10 की ढेरियों में बर्फियां रखेगा। हम उत्तर लिख देते हैं उसका, क्या लिखेगा वो प्रश्न में से देख लेते हैं। प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती है। प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती है। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न क्रमांक 8 दे रखा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करती है। दोनों समूहों की संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, अतः उन स्तंभों की संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमें स्तंभों की संख्या बतानी है कि वो कितने स्तंभ में मार्च कर सकते हैं। तो 616 और 32 के बीच में हल करेंगे हम इसको। 616 व 32, 616 बड़ा है 32 से, तब हम लगाते हैं यूक्लिड
विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r बड़ा या बराबर है 0 से और b से छोटा है, तब हम भाग लगा के देखेंगे 616 में 32 से, 32 एकम 32, बचेगा आपका 9, यहां बचेगा 2, 29। ये तो छोटा हो गया, पर ऊपर हमारी एक चीज बच रही थी। अब देखो शेषफल अगर बड़ा होता है, उसने बोला शेषफल छोटा होना चाहिए तब यूक्लिड लिख सकते हैं। अगर शेषफल छोटा नहीं है तो पहले भाग लगाते हैं और आगे तक। तो 32 का ऐसा भाग लगा है कि 296 के अप्रोक्स आ जाए। हम 9 बार कोशिश करते हैं। 9 दूनी 18, 9 या 27 और 28, तो यहां पे हमारा बचेगा 8। ठीक है, जैसे ही 8 बचा, अब छोटी संख्या आ गई है, हम इसको यूक्लिड के रूप में लिख लेते हैं। 616 बराबर 32 गुणित 19 धन 8, आर बराबर नहीं है 0 के। 32 को भाग लगाएंगे 8 से, 8 चौक 32, तो ये हो जाएगा 32 बराबर 8 गुणित 4 धन 0, आर बराबर 0 है। शेषफल हमारा 0 है, शेषफल बराबर 0, तो भाजक है 8 और भाजक 8 है, तो HCF जो है वो हो गया आपका 8 और HCF 8 आया, मतलब स्तंभों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। स्तंभों की संख्या 8 है। तो ये हमारे 4 सवाल यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से हमने करे, और आगे के सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। विशेष रूप से ध्यान रखना, जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो आप लोगों को क्या करना है कि जो संख्या दे रखी है उसको भी मान लेना है। 2q लिखा है तो 2 को भी मान लो, 4q लिखा है तो 4 को भी मान लो, जो संख्या दे रखी है। तो हम यहां पे लेंगे, मान लो a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर कितना है? 2 है। a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर कितना है? 2 है। तब हम लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r बड़ा या बराबर है 0 से और b से छोटा है। तब हम लिखेंगे, अब देखो यहां पे b की जगह 2 रख दो, तो a बराबर हो जाएगा 2q प्लस r, और यहां भी b की जगह 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2। 2 से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर, तो 0 से बड़ा या बराबर, तो r हो जाएगा एक तो 0 और एक 1, क्योंकि 2 से छोटा निकालना था। तो r के 2 मान हो गए, एक बार r बराबर 0, एक बार r बराबर 1। तो हम रख देते हैं r बराबर 0 और r बराबर 1। r बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा हमारा a बराबर 2q प्लस 0, मतलब a का मान हो जाएगा 2q, और r बराबर 1 है, तब a बराबर 2q प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे 2 मान निकल गए, एक सम के लिए और एक विषम के लिए। नीचे 2 लाइन लिखना है। लाइन होगी, यदि a बराबर 2q है या 2q है तो यह पूर्णांक सम है, 2q है तो यह पूर्णांक सम है। साथ ही कोई धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है। साथ ही कोई धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम, अतः
प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा, तो ये हमने बता दिया कि जो 2q है वो सम है। सम क्यों, आप कुछ भी रख के देख लो, q की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी रख के देखो तो 2 4 6 8 10 में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सम। यहां अगर q की जगह 1 2 3 4 5 कुछ रख के देखेंगे तो उसका जो योग आएगा बाद में वो विषम हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, इस सवाल को आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा। सेम सवाल है, अभी हाल जो पढ़ा वैसे ही, इसलिए मैंने कुछ चीजें उसकी नहीं मिटा रही है। मान लो एक कोई धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ b कितना दिख रहा है, यहाँ b दिख रहा है हमारा 4, तब b की जगह कितना रख देंगे, यूक्लिड में 4 रख देंगे, और यहाँ पे भी हो जाएगा 4 से छोटी। अब 4 से छोटी क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 और 3। तो आप सबसे पहले r बराबर कितना रख दो, 0। r बराबर 0 रखेंगे तो 4q + 0 मतलब a बराबर हो गया 4q। फिर r बराबर कितना रख देते हैं, a बराबर हो जाता है 4q + 1। r बराबर 2 रख देते हैं, a बराबर हो जाता है 4q + 2, और r बराबर 3 रख देते हैं, a बराबर हो जाएगा 4q + 3। ये 4 वैल्यू निकल गई। अब आपको बता ही रखा है मैंने कि ये वाली सम होती है। अब देखो ये सम होगी तो ये भी सम ही होगी, ठीक है, 2 रखे हुआ है, अगर 2 यहाँ पे q की जगह कुछ रखेंगे तो ये भी सम हो जाएगी। तो हमारे पहले 2 मान कौन से, a बराबर 4q और 4q + 2 है, तो यह सम पूर्णांक है। साथ ही कोई पूर्णांक या तो धनात्मक सम हो सकता है या विषम, अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा। सेम सवाल, कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, वहां 2 था या 4 है, 2 स्टेप इसमें बढ़ी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। अगला सवाल देखते हैं, इसको नोट। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11 और 12। विशेष रूप से निवेदन है, अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए एक वीडियो तैयार करने के लिए बहुत समय देना पड़ता है, उसको पहले ऑन बोर्ड पढ़ाना, उसके बाद उसकी रीडिंग वगैरह करना, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टैग वगैरह सब लगाने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। और विशेष निवेदन है, जब इतनी हम मेहनत कर रहे हैं तो आप एक काम तो हमारे लिए कर ही सकते हो, एक सब्सक्राइब और दूसरा लाइक, ये 2 काम आप जरूर कर दिया कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो एक ही बार करना है, पर लाइक तो हर वीडियो को कर ही दीजिए। एक प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों को फटाक से शेयर कर देना। आइए आगे देखते हैं। 140 का गुणनखंड देखना है। देखो 140 का गुणनखंड क्या होगा, 140 को 2 से भाग लगाओ, 2 सती 14 0, फिर 2 से लगाओ, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 सतो 35 और 7 एकम 7। तो 140 का गुणनखंड हो गया 2 × 2 5 × 7। 165 का भी ऐसे ही देखना है, तो हमने 65 नहीं 56, 156 का होता है 2 से 2 सती 14, 1 बचा, 2 टी 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 नमा 18, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13। तो 156 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 3 × 13। तो ये हमारा सवाल नंबर 12वां और 13वां हो गया। अब देखते हैं इसके बाद सवाल नंबर 14वां। सॉरी, 11 सवाल में पूछा है 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM। प्रश्न नंबर 13, इसके पहले हमने 11वां और 12वां पढ़ा था। फिर ये 6 और 120, सॉरी 6 और 20, 6 2 और 3 और 20 होता है 2 × 5, 5 और 20 होता है 2 × 2 × 5। हम देखेंगे यहाँ पे जो सेम संख्या होती है वो HCF होती है, दोनों में सेम है 2, तो हो गया आपका HCF। एक आंसर तो ये आ गया आपका HCF। और दूसरा LCM। LCM क्या होता है, एक तो सेम जो होता है वो लिख लेते हैं,
फिर जो बचे हुए शेष, मतलब ये 2 बचा ये लिख लिया, ये 3 बचा ये लिख लिया, 5 भी लिख लिया, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60। तो आपका एलसीएम हो जाएगा इसका कितना, 60 एलसीएम हो जाएगा, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एचसीएफ और एलसीएम कितना हो गया, 2 और 60। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 दे रखा है 6 72 120। तो 6 72 120 के लिए 6 का होगा 2 गुणित 3, 72 का होगा 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 गुणित 3, एक बार चेक कर लेते हैं, 3 3 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 दूना 72। 120 का होगा 2 से 60, 2 से 30, फिर 2 से 15, 3 और 5, 5 दिया 15 दूनी 30 दूना 60 दूना 120। अगर आपको इसे डायरेक्ट निकालना नहीं आते तो आप मेथड से निकाल सकते हैं। सबसे पहले एचसीएफ, एचसीएफ देखिए 2 दोनों में, तीनों में, और 3 भी तीनों में, तो एचसीएफ हो गया 2 गुणित 3, तो हमारा एचसीएफ आ गया 6, आंसर हो गया फाइनल 6। अब निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए पहले वो 2 और 3 तो हम लिख ही लेंगे। अब इसका रोल खत्म हो गया क्योंकि ये तो बाहर उठ चुका है काम से। यहां दोनों में जोड़े बन रहे हैं 2 2 के, उन दोनों जोड़े को लिख लेते हैं ये वाले एक बार, और बचता है 3 और 5, उसको पीछे लिख देते हैं 3 गुणित 5। तो आपका ये जो मान है वो जाएगा 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60, 60 दिया 180, 180 दूना 360। एक बार और चेक आउट कर लेते हैं, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दिया 360, ठीक है राइट है। एलसीएम हो गया हमारा कितना, 360, और एचसीएफ हो गया 6। प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट है। प्रश्न 12 15 21, सेम वही एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। तो 12 का हो जाएगा 2 दूनी 4 दिया 12, 15 3 ने 5 15, और 21 तीनों सतो 21। तो एचसीएफ आ गया हमारा, एचसीएफ हो गया, तीनों में 3 कॉमन है, तो एचसीएफ तो हो गया 3, और एलसीएम एक तो 3, 2 गुणित 2, 5 गुणित 7, 7 पंजे 35, 35 गुना 70, 70 दिया 7 के 21, 210, 210 दिया। हाँ एक बार और कंफ्यूजन वगैरह हो तो मैं दूर कर लेता हूं। 3 दोनों का एलसीएम है, यहां से 2 गुणित 2, 5 गुणित 7, तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 6 7 यानी 420 आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम 420 और एचसीएफ कितना 3। सवाल नंबर 15 कंप्लीट। सवाल नंबर 16 नेक्स्ट क्वेश्चन में एचसीएफ 306 657 9 दे रखा है, मतलब उनका एचसीएफ जो है 2 संख्याओं का वो उन्होंने दे रखा है कितना 9, और एलसीएम जो 2 संख्याओं का है वो हमको करना है ज्ञात। संख्याएं क्या है 306 और 657, तो हम लिखते हैं यहां पे लिख लेते हैं 306 व 657, ये हो गई आपकी संख्या है। फॉर्मूला लगाते हैं 2 संख्याओं का गुणन, 2 संख्याओं का गुणन बराबर एचसीएफ गुणित एलसी। 2 संख्या है 306 657, एचसीएफ 9 और एलसीएम ज्ञात करना। तो एलसीएम बराबर हो गया 306 गुणित 657 बटे 9, 9 से काटते हैं 9 सती 63, 2 बचेगा 9 दिया 27, और एलसीएम 306 गुणित 73 कर लेते हैं, गुणा करते हैं 306 का 73 में, 6 दिया 18, 3 दिया 9, 7 छंग 42 और 7 दिया 21, क्योंकि ये 0 था इसलिए हासिल लेने की जरूरत नहीं पड़ी। 8 3 3 2 2 22 33 8 आंसर हो गया आपका। ये आ गया आपका एलसीएम 8 3 4 3, ओके। तो ये आ गया आपका एलसीएम का आंसर, इसका कितना 22 33 8।
अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। तो देखिए अगला 17वां सवाल, 4 की घात n पर विचार कीजिए कि जहां n एक प्राकृत संख्या है और जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान जिसके लिए 4n संख्या शून्य पर समाप्त होता है। उसको बताना है अगर 4 की घात अगर n कुछ भी है तो क्या वो शून्य पे समाप्त होती है। तो हम मान लेते हैं उल्टी बात क्या होती है। हमने मान लिया, मान लो 4n की घात अंक 0 पर समाप्त होता है और जहां n क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब अगर कोई चीज n पे समाप्त 0 पे समाप्त होगी तो काय से भाग जानी चाहिए, 5 से भाग जानी चाहिए या 10 से भाग जानी चाहिए। हमने मान लिया 5 से भाग जानी चाहिए। अब 5 से विभाज्य है, पर हम जानते हैं 4 को काय में लिखते हैं, 2 गुणित 2 में, ये तो 2 से विभाज्य होता है, ना कि ये 5 से विभाज्य होता है। और ये 5 से विभाज्य नहीं है, मतलब ये 5 का गुणनखंड नहीं है, और 5 का गुणनखंड नहीं है तो इसका ये 0 पे समाप्त नहीं होगी। ठीक है, इतना सा लॉजिक है इसका और कुछ भी नहीं। बात करते हैं अगला, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13, 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13, दोनों में से 13 कॉमन निकाल लो, बचेगा 7 गुणित 11 धन, यहां पे बचेगा 1 तो हो जाएगा 77 धन 1 78। तो 13 गुणित 78, तो 13 गुणित 78 में हमारा आ जाएगा यहां पे 13 गुणित 78, तो 78 चूंकि 13 का गुणनखंड है, किसका, 78 चूंकि 13 का गुणनखंड है, इसलिए क्या है, भाज्य है, भाज्य संख्या है। अगला है 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5, दोनों में से 5 कॉमन निकालेंगे तो 5 गुणित 6 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 1, तो ये हो जाएगा 5। यहां पे आ जाएगा आपका, यहां पे आ जाएगा 1008 प्लस 1, ये हो जाएगा 1009। अब 1009 5 से डिवाइड तो नहीं होता है, पर चूंकि पूरी संख्या 5 से डिवाइड होती है इसलिए ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। ये भी क्या है, 5 गुणित 1008 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि भाग तो जा रहा है 5 से, इसमें भाज्य संख्या है। तो इसी के साथ आपका अध्याय 1 के जितने भी सवाल थे उन सभी सवालों का हमने ऑन बोर्ड हल करके बता दिया आप लोगों को। इनके ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग हमारे एंड स्क्रीन पे आप लोगों को एक वीडियो की लिंक दिख रही होगी, या नहीं दिख रही हो या हम बाद में डालें तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। इसके वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव के। और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बिल्कुल दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।